हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि सितंबर 2025 के हैं। और इसको हम जो है कि इस मंथ के कुछ टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और जो कि हमारा डिस्कशन का मेथड है कि एमसीक्यू के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर को, वो भी एक्टिव रिकॉलिंग। मींस वहां पे जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है वहां से रिलेट करते हुए हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले डिस्कशंस में जो है कि मैं सितंबर के कुछ जो है कि करंट अफेयर के वीडियोस और अपलोड कर चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है और इसका लिंक मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और अब पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, जो ये क्वेश्चन है कह रहा है कि 30x30 टारगेट इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये जो है किससे रिलेट करता है। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये क्या बात करता है, अचीविंग द इमिशन रिडक्शन ऑफ द 30% बाय 2030 इन द डेवलप कंट्रीज। अगला ऑप्शन कह रहा है कि ensuring 30% ऑफ द फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल लेजिस्लेचर बाय 2030। अगला ऑप्शन बात कर रहा है कंजर्विंग 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड मैराइन एरियाज बाय 2030। एंड लास्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द 30% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन बाय 2030। तो यहाँ पे जो है कि इसका करेक्ट आंसर है, जो 30x30 टारगेट इनिशिएटिव है, वो है कंजर्वेशन ऑफ द 30% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एंड मैराइन एरियाज बाय 2030। ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ से हमें क्या याद रखना है, ये जो टारगेट्स हैं ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए थे, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 15, जो यूएनसीबीडी, जो कि यूएनसीबीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे किया गया था, जो कि कहाँ हेल्ड हुआ था, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा में हेल्ड हुआ था। यहाँ पे जो है कि एक जो है कि यहाँ का आउटकम आया था मॉन्ट्रियल कनाडा। यहाँ पे जो है कि आउटकम आया था कुनमिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो है कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो है कि यहाँ से इसका आउटकम आया था। और ये इसका जो है कि 30x30 इनिशिएटिव एक की कंपोनेंट है। मीन्स इसका कुनमिंग जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का एक कंपोनेंट है, जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी यूएनसीबीडी से है। यहाँ पे हम क्या रिकॉल कर सकते हैं, हम जैसा कि जानते हैं, आपने सुना होगा, एक सुना होगा यूएन FCCC और एक सुना होगा UNCCD, जो कि जो है कि बात करता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। तो इस पे बात करता है। ये सब जो है कि किसके आउटकम है, ये सब आउटकम है 1992 में जो हमारी अर्थ समिट हुई थी। जो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो में जो हुई थी, रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी, उसके जो है कि ये आउटकम्स है। तो आप याद रख सकते हैं, जो है कि अभी जो है कि इसका जो है कि यूएनसीबीडी का COP15 का जो है कि आउटकम है। अभी रिसेंटली जो है COP16 हुई है यूएनसीबीडी की, वो कहाँ पे हुई है, इसकी रिसेंट हुई है काली कोलंबिया में। ये जो है काली कोलंबिया में जो है कि इसकी रिसेंट सीबीडी हुई है। और यूएनसीसीडी की COP16 हुई है, ये कहाँ पे हुई है, इसकी COP16 हुई है रियाद रियाद सऊदी अरेबिया, मीन जो रियाद यूएई में हुई है, ये याद रख सकते हैं। सॉरी, यूएई नहीं, रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है, ये याद रख सकते हैं। एंड जो है कि अपनी UNFFC जो है, इसकी जो है कि COP29 रिसेंट में कंडक्ट हुई है। ये कहाँ हुई है, ये बाकू अजरबैजान में हुई है, बाकू अजरबैजान। तो ये याद रखना है। और इसकी जो है कि नेक्स्ट कहाँ पे डेजिग्नेटेड है COP30, ये डेजिग्नेटेड है ब्राजील में। तो ये आपको याद रखना, इतनी चीजें हमने एक्टिवली रिकॉल कर ली, जो है कि टारगेट 3030 इनिशिएटिव जो है यूनाइटेड नेशन का है, जो बात करेगा कंजर्वेशन ऑफ द लैंड एंड मैराइन रिसोर्सेज, जो कि हमारा एक जो है कि की कंपोनेंट है कहाँ का, कन्मिंग मोन्ट्रोल जो है कि बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ऑफ COP15 UNCBD। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लगा रखा है, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी हमने एक्सप्लेनेशन डिटेल तरीके से तो ऊपर समझ ही लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है, उसके बारे में जो है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है। एंड आस्क अबाउट द क्वेश्चन कि व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड सेकंड इज सेइंग कि PNRG जो है रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल एंड द नेचुरल गैस इन इंडिया। एंड थर्ड इज सेइंग दैट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PNGRB आर हर्ड बाय द एप्लीटेड ट्राइब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी PNGRB एक्ट ऑफ द 2006, जो कि ये इस एक्ट के अंदर जो है कि स्टैब्लिश हुई है। और ये रेगुलेट करती है प्रोडक्शन। तो ये रेगुलेट प्रोडक्शन नहीं करती, ये बात करती है ये प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिफाइनिंग इंडिया पे नहीं बात करती है, ये इसके रिफाइनिंग पे बात करती है। मीन्स जो है कि ये इसके रिफाइनिंग पे और कंज्यूमर राइट्स, मीन जो भी कंज्यूमर और जो है कि यार कोई इससे जो है डीलिंग करता है क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उन पे जो है कि ये बोर्ड जो है कि बात करता है।
यहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट गलत होने से हमारे पास देखिए डायरेक्टली हम जो है कि 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच सकते हैं, पर जो है कि हमें थर्ड ऑप्शन भी देखना है। ये जो है कि डिसीजन जो होते हैं पीएनआरबी के वो हर्ट करते हैं एप्रोप्रिएट ट्रिब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है, बी। एन एक्सप्लेनेशन इज मेंशन कि यहाँ पे जो है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई है, दिस पीएन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया 2006 के अंदर। और जो है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये डज नॉट रेगुलेट करता है प्रोडक्शन, इट रेगुलेट द एक्टिविटीज लाइक रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, इस पे जो है कि डील करता है। और यहाँ पे जो है कि करेक्ट है कि अपील जो है कि वो डिसीजन जो है हर्ड करती है, वो एपीलेट ट्राइब्यूनल जो है कि इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिश अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर हर्ड की जा सकती हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लीला। व्हाट इज लीला? लीला इज लेजर इंटरफेरोमीटर ल्यूरर एंटीना। अब ये क्या होता है लेजर इंटरफेरोमीटर? इट इज नथिंग बट ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ग्रेविटेशनल, सॉरी फॉर रॉन्ग स्पेलिंग, ग्रेविटेशनल जो है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, मीन्स हमारे जो स्पेस में जो ग्रेविटेशनल वेव है उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस है लेजर इंटरफेरोमीटर, जो कि ये नया है लूनर एंटीना लीला। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा इसमें से करेक्ट कौन कौन सी है। अभी हम जो है कि पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर जो है कि इसके थोड़े से हल्के ब्रीफली कॉन्सेप्ट को भी जान लेंगे। तो यहाँ पे बात की है कि ये नेक्स्ट जनरेशन ग्रेविटेशनल वेव फैसिलिटी ऑन दी मून। और जो है कि इसका अगला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो है कि कॉम्प्लीमेंट करेगा लीगो। लीगो क्या है? और लीगो ऑफ यूएसए एंड लीसा ये क्या है ऑफ द यूरोप इन देयर quest to detect the gravitational wave। तो LIGO क्या है? ये नथिंग एल्स बट इट इज द लेजर इन्फर्नोमीटर जो है कि ऑफ ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है। इसकी फुल फॉर्म ये है जो कि यूएसए में भी ऑपरेशनल है। लीजा इज लेजर इन्फर्नोमीटर स्पेस एंटीना है। तो आइए इनके बारे में हम जो है कि कुछ ब्रीफली जान लेते हैं। जो है कि स्टेटमेंट जो है कि ये करेक्ट है, दोनों ही, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये नेक्स्ट जनरेशन ग्रेविटेशनल वेव फैसिलिटी है जो कि मून पे जो है काम करेगी और ये कॉम्प्लीमेंट करेगी जो भी ये लीगो और लीसा जो है कि इनके बीच का ब्रिज गैप है, जो ये कुछ लोअर फ्रिक्वेंसी 0.1 से जो है कि लगभग 10 हर्ट्ज तक की इसको जो है कि मेजर नहीं कर पाती है। तो लीला का मेन फंक्शन ये है कि इसके गैप को जो है कि वो कर लेगी और ये अभी प्रपोज्ड है, ये अभी बनने वाला है। तो इसमें जो है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जो है कि हम इसके बारे में जान लेते हैं लीगो के बारे में। लीगो क्या है? ये भी ऑपरेशनल है यूएसए में, मीन्स ऑपरेट कौन कर रहा है इसको? यूनाइटेड स्टेट का ऑपरेट कर रहा है, बट इट इज अंडर बिल्डिंग प्रोसेस, मीन जो है कि अंडर बिल्डिंग प्रोसेस है इंडिया में, जो कि कहाँ बन रहा है? हिंगोली महाराष्ट्र में जो है कि इसका जो है कि कंस्ट्रक्शन जो है कि अंडर डेवलपमेंट है। और ये कैसे फंक्शन करता है? मीन्स इसमें 4 किलोमीटर की जो है ये दोनों साइड जो है कि 4 किलोमीटर जो है कि स्ट्रेट आर्म है जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पे कुछ सेंसर डिवाइस लगे रहते हैं, मीन्स मैं आपको रफली समझा दे रहा हूँ। और ये यहाँ पे जो है कि इसके सामने जो भी जो है कि जैसे मान लीजिए आपको ब्लैक होल्स हो गए, इनको जो है कि इनके ग्रेविटेशनल वेव को जो है कि डिटेक्ट करेगी। यहाँ पे जो है कि लाइट सेंसिंग पास होगी और जो है इससे जो है कि रीडिंग ली जाएगी सेंसर्स के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे काम करता है लीगो। एंड लीसा जो है ये जो है कि नासा एंड जो है कि अपने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो है कि एक प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे जो है लीगो क्या है? 2 स्ट्रेट लाइन आर्म में होते हैं और लीसा जो है कुछ ट्रायंगुलर शेप में होता है जो कि स्पेस में रहेगा और ये इसको डिटेक्ट करेगा ऐसे। तो ये स्पेस में रहेगा और यहाँ पे कुछ कुछ सेंसर लगे होंगे। तो यहाँ जो है कि ब्रीफली हमने देख लिया, ये इससे जो है कि फंक्शन करेगा स्पेस में, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करेगा। तो ये जो है कि इसका ब्रीफली हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया कि लीला जो है कि क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटीना है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन ग्रेविटेशनल वेव फैसिलिटी है उनके लिए। और जो है कि ये ब्रिज करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा जो भी ये फ्रीक्वेंसी दोनों मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। और यहाँ पे जो है कि हल्का सा जो है कि मैंने इसमें जो है कि एक्सप्लेनेशन को लिखा रखा है, जो कि अब एक्सप्लेनेशन को जो है कि कुछ वर्ड्स में जो है कि डिफाइन करता है। जैसे ये जो है कि एम्बिशियस जो है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है कि एस्ट्रोनॉमिकल जियो फिजिकल ऑब्जर्वेटरी कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप हो रहा है ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑन द मून। और जो कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि टारगेट करेगा मिसिंग बैंड जो कि 0.1 से 10 हर्ट्ज जो है कि फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी को जो कि गैप करेगा। तो ये अभी न्यूज़पेपर में था तो मैंने यहाँ से जो है कि इसको ड्राइव कर लिया। तो जो है कि आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कंसीडर करने की कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर्स पे बात करता है अपने इंडिया के, और इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बात कर रहा है कि कुटियट्टम जो है कि वन ऑफ द इंडिया ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थिएटिकल ट्रेडिशन है केरला का।
और जो है कि सेकंड जो बात करता है मुदियत्तू, जो है कि रिचुअल डांस ड्रामा है केरला डिपेक्टिंग द मिथोलॉजिकल बैटल बिटवीन द गॉडेस काली एंड द डीमन दारिका। तो जो है कि ये स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज टॉकिंग अबाउट दी जो रमन इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द उत्तराखंड इन द ऑनर ऑफ द लोकल डाइटी भूमियाल देवता। तो इसमें से क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कुटियट्टम है इट इज वन ऑफ द संस्कृत क्लासिकल थिएटर जो है वो केरला का है, तो ये सही है। एंड मुदियत्तू जो है कि ये रिचुअल डांस है जो कि अपने गॉडेस काली और जो है कि डीमन दारिका जो है कि बैटल करते हुए डिपिक्ट हुए हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड इट इज ऑल्सो दी करेक्ट, जो कि हार्वेस्ट टाइम पे जो है किया जाता है, भूमियल देवता की पूजा होती है, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा हुआ है। ये पीआईबी में जो है कि न्यूज थी, तो यह वहां से क्वेश्चन है। तो देख लीजिए यहाँ पे जाके सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है कि बात कर रहा था, ये जो कि वन ऑफ द इंडिया सर्वाइविंग ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थेटिकल ट्रेडिशन है जो कि 2000 साल पुराना है फ्रॉम द केरला। एंड ये ब्लेंड करता है संस्कृत क्लासिज्म को विद द केरला लोकल ट्रेडिशंस। एंड द सेकंड स्टेटमेंट जो है कि इट इज द मुदियत्तू, जो है कि एक मिथोलॉजिकल बैटल है बिटवीन अवर गॉडेस काली एंड द डीमन दारिका, जो कि एनुअली कहाँ परफॉर्म किया जाता है? भगवती काबूस जो है कि आफ्टर द हार्वेस्ट, ये जो है कि आफ्टर हार्वेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एंड सॉरी मैंने ऊपर जो है कि रमन में बोल दिया था आफ्टर हार्वेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये रिलीजियस फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड इन द लेट अप्रैल इन दी ट्विन विलेजेस ऑफ दी, कौन कौन से दो विलेजेस है वो? सालोट बुंगरा उत्तराखंड का, इन दी ऑनर ऑफ द लोकल डाइटी भूमियाल देवता। तो ये भी जो है कि पीआईबी में था। तो हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस आइलैंड। ये आइलैंड का नाम क्या है? संतूरनी। संतूरनी आइलैंड है जो कि रिसेंटली जो है कि न्यूज में देखा गया है। इसमें जो है कि ये कहाँ पे है? क्या ये रेड सी का है, या जो है एजियन सी का है, या एड्रियाटिक सी, या आइनियन सी? तो ये जो है एजियन सी का जो है कि आइलैंड है जो कि न्यूज में है। और जानते हैं एजियन सी कहाँ पे है? ये जो मेडिटेरियन सी वाला रीजन है, अगर हम रफली बनाए, यहाँ पे जो है कि जिब्राल्टर स्टेट है, और ये अफ्रीका है, ये रेड सी है, इधर जो है कि कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो यहाँ पे जो है कि एजियन और आइनियन सी है, और इधर जो है कि हम जानते हैं कि इधर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी और जो करके है सी ऑफ एजोव। तो यहाँ पे जो है कि कुछ लाई करता है इटली विटली के पास में। तो जो है कि एजियन सी आप याद रख सकते हैं, संतूरनी आइलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है कि ये आपको जो है कि एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है। संतूरनी आइलैंड इज जो कि ग्रीक आइलैंड है, मतलब वहाँ पे ग्रीस भी तो है। यहाँ पे जो है कि यूरोप में देखें तो यहाँ ग्रीस कंट्री है। तो ये जो है कि किसकी टेरिटरी है? संतूरनी आइलैंड जो है कि ग्रीस आइलैंड है, लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एजियन सी। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक कैल्डेरा जो है, वॉल्केनिक कैल्डेरा व्हाइट वॉश हाउसेज मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो उसने जो है कि व्हाइट वॉश कर दिया हाउसेज को, जो कि किस ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द ग्रीस में लाई करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन जो है कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 76 में जो है कि मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया। उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कि इनके बारे में कह रहे हैं, इट इज टू बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ए पर्सन मस्ट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। फिर जो है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू पार्टिसिपेट और जो है कि वोट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है अटॉर्नी जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो है कि हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया अटॉर्नी जनरल हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? इट इज मेंशन इन दी आर्टिकल 76 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यह जो है कि मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल जो है ये पर्सन होने चाहिए अपॉइंटमेंट जो है कि करने के लिए, वो जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं, वो जो है एलिजिबल होना चाहिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स ही मस्ट बी क्वालिफाई द क्राइटेरिया फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो है कि इनको अपॉइंट कौन करेंगे? इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है कि कह रहा था ये जो है कि राइट टू पार्टिसिपेट है, मीन्स ये जो कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां जो है कि बोल सकते हैं, व्यूज को रख सकते हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू वोट। वहां पे उनको जो है कि वोटिंग राइट्स जो है कि नहीं दिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए। एंड थर्ड ऑफिस जो स्टेटमेंट कह रहा है कि इट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, इट होल्ड्स द ऑफिस द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स जो है कि प्रेसिडेंट इनको अपने अपॉइंट करते हैं तो ये इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि दो स्टेटमेंट जो है कि गलत है और एक स्टेटमेंट सही है, जैसे कि हमने देख लिया। और यहाँ पे और क्या जो है कि आप याद रख सकते हैं, जैसे हमारे जो है कि आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो है कि यहीं पे आपने सुना होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है किसी अंडर आर्टिकल में। ये जो है कि एक लॉ के अकॉर्डिंग में जो है कि इस पोस्ट को बनाया गया है, जो कि
सब्स्टिट्यूट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करते हैं लीगल एडवाइस में, जिनका जैसे कि जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, लीगल प्रोसीडिंग हो गई गवर्नमेंट की, उनको करना या कोई लीगल एडवाइस गवर्नमेंट को देना, तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन इनकी हेल्प ले लेते हैं। और जो है कि आर्टिकल जो है कि 165 ये बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो कि हमारे स्टेट के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है कि बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो हमारे स्टेट के हाईएस्ट हाईएस्ट जो है कि लॉ ऑफिसर होते हैं, जो कि अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं, मतलब स्टेट के कंसर्न स्टेट के गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। और ये जो है कि स्टेट के सीएम को जो है कि ईड एंड एडवाइस करते हैं ऑन दी लीगल मैटर्स। तो ये आप याद रखिएगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट्स दी गई है ग्रुप ऑफ 4 के बारे में, मीन जो है कि ग्रुप 4 कंट्रीज है उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, और पूछा गया है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 4 जो कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 4 इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया इज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो क्या इंडिया इसका वन ऑफ मेंबर है? तो पहले हम यही जान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, मीन जो है कि ग्रुप ऑफ 4 में कंट्रीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो है कि अपना प्यारा भारत, इंडिया, ब्राजील एंड जर्मनी एंड जापान, दीज आर कंट्रीज विच कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप 4 नेशन। इनको ग्रुप 4 नेशन कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि G7 कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, इसी तरीके से G4 कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं बिड अबाउट दी परमानेंट सीट इन दी यूएनएससी, मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कि ये परमानेंट सीट की बिड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। तो ये स्टेटमेंट ओनली 2 आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे हम जान लेते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे सीट जो परमानेंट सीट है इसके बारे में बिड करते रहते हैं। तो इसमें जो है कि टोटल मेंबर जैसे जानते हैं हम 15 होते हैं, जिसमें जो है कि 10 जो है कि नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि हर 2 साल के लिए 2 ईयर साइकिल पे जो है कि इलेक्ट होते हैं, ये होता है। और इसमें 5 होते हैं जो P5 नेशन होते हैं, पावरफुल 5 नेशंस, ये जो है कि परमानेंट होते हैं, मीन्स ये परमानेंट होते हैं। और ये कौन कौन सी कंट्री है, ये है यूएस, यूके और चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ये जो है कि 5 कंट्रीज जो है कि ये जो है कि P5 जो है कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो है कि हमने जान लिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ये जो है कि P5 नेशन है और नॉन परमानेंट होते हैं। G4 जो है कि बात करता है इंडियन कंट्रीज की जो कि बिड करते हैं परमानेंट सीट के लिए। आइए इसके साथ साथ हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को जान लेते हैं, जैसे क्वाड हो गया। अब क्वाड में कौन कौन से मेंबर होते हैं, यहाँ पे क्या क्या मेंबर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया होता है, यूएस होता है, जापान होता है एंड जो है कि अपना इंडिया होता है। इंडिया जो है कि ये जो है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन फॉर्म कर देते हैं। इनको जो है कि क्वाड मेंबर्स कहा जाता है, जो कि रीजनल कोऑपरेशन पे बात करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। और इसी के साथ साथ एक नेशन है स्क्वाड, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान तो है, पर इंडिया को हटा के जो है आ जाता है फिलीपींस। तो वो जो है कि स्क्वाड नेशन हो जाता है, जो कि अपने जो है कि स्पेसिफिकली पैसिफिक के बारे में बात करते हैं। देन जो है कि एक सुना होगा आपने कॉफी क्लब। अब कॉफी क्लब क्या है, जैसे G4 नेशन जो है कि बात करता है परमानेंट सीट के लिए, तो कॉफी क्लब वो कंट्री है जो अपोज करती है चेंज ऑफ दी परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द यूएनएससी। तो इसमें जैसे पाकिस्तान जैसे जो नेशंस है वो जो है कि इस कॉफी क्लब का मेंबर है। देन एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जान लीजिए L69, ये बात करता है रिफॉर्म ऑफ द यूएनएससी। ये जो है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करता है, तो वो L69 कंट्रीज है। तो हमने बेसिकली जान लिया कि हमने यहाँ पे जाना था ग्रुप 4 जो है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, परमानेंट सीट के बिड करना यूएनसी से। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ और जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर ली। तो यहाँ पे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला जो है कि रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है। तो जो है कि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जो ये टर्म्स है, ये टर्म्स दी गई हैं और इसमें पूछ रहा है कि ये जो है कि रिसेंटली सुने ये रेफर किससे करती हैं। तो यहाँ पे टर्म कौन कौन सी है, नेतांज, फोर्डो एंड इफ्साहान। ये जो है कि टर्म जो है कि क्या ये मेजर पोर्ट्स ऑफ ईरान है, कि मिलिट्री बेसिस ऑफ ईरान है, कि मेजर न्यूक्लियर साइट्स ऑफ द ईरान है, या जो है कि इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी इन ईरान है। तो ये तीनों साइट जो है कि हम जैसा कि जानते हैं ईरान जो है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशंस है, जो कि जिसके पास ऑयल रिजर्व ज्यादा है, क्रूड ऑयल ये सब। तो हम मोस्टली जो है कि गलती करने के चांसेस रहते हैं कि हम जो है कि ऑयल रिफाइनरी या जो कि ऐसे कुछ है कि पोर्ट्स जैसा कुछ मार्क कर देंगे, बट ये ऐसा नहीं है। ये जो है कि मेजर न्यूक्लियर साइट्स है ईरान में, जो कि नतंज, फोर्डो और इफ्सान जो है कि मेजर न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की। तो ये आप जो है कि एक्सप्लेनेशन में एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे जो है कि साइट जो है कि यूरेनियम एनरिचमेंट और फ्यूल एनरिचमेंट और दी यूरेनियम कंजर्वेशन फ्यूल फैब्रिकेशन जो है कि रिस्पेक्टिवली जो है कि बिलोंग करती है साइट्स। तो यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 की, और कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहली क्या बात कर रहा है, पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि डिस्टैब्लिश द मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड, काउंसिल जो कि एक स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी होगी टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेंटर एंड द कोस्टल स्टेट। पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे जो है कि कोई एक बोर्ड बनेगा जो है कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी, वो जो है कि स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी होगी जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट करेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है कि बात कर रहा है और ये स्टेटमेंट सही बात कर रहा है। फिर जो है कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्ट फॉर्मली जो है कि रिकॉग्नाइज करता है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को जो कि स्टैब्लिश बाय द कोस्टल स्टेट होगी एंड एम्पावर्स देम टू मैनेज द नॉन मेजर पोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही बात कर रहा है। एंड जो है कि तीसरा कह रहा है कि स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अलाइंग विद द ग्लोबल कन्वेंशन लाइक द बसाल्ट वाटर मैनेजमेंट। तो दीज ऑल आर स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट। ये जो कि ग्लोबल कन्वेंशन जो है, ग्लोबल कन्वेंशन के साथ भी अलाइन होगा, जैसे मार्कोल हो गया, इन सब कन्वेंशन के साथ जो है कि ये अलाइन करेगा और ये स्टैब्लिश करेगा बोर्ड जो है कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड को स्टैब्लिश करेगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। और यहाँ पे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड भी बनेंगे, डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों चीज बनेंगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका जो है कि ये भी पीआईबी में ये न्यूज आई थी, तो यहाँ से जो है कि इस क्वेश्चन को ड्राइव किया गया है। और ये जो है कि जो है कि एक्सप्लेनेशन जो ऊपर मैंने किया है वही यहाँ पे वर्ड्स पे लिखे हैं, आप जो है कि एक बार ब्रीफली पढ़ सकते हैं। जैसे एक्ट क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है एक डेवलपमेंट काउंसिल को मैरीटाइम, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट को बढ़ाएगी। और जो है कि एक बोर्ड बनेगा जो कि फॉर्मली रिकॉग्नाइज था एस्टेब्लिश बाय द कोस्टल स्टेट एंड एम्पावर्स देम टू मैनेज द नॉन मेजर पोर्ट्स। और ये जो है कि बोर्ड ओवरसी करेंगे प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस के साथ जो है कि इसका जो है कि बोर्ड के फंक्शंस रहेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट जो है कि अब होल्ड करेगा ग्लोबल कन्वेंशन के साथ, जैसे मार्कोल हो गया, बसाल्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, एंड द इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मैंडेट फॉर द पॉल्यूशन कंट्रोल और डिजास्टर रेडीनेस। मींस जो है कि मेराइन जो है कि उसको जो है कि आपको जो है कि ओशन को जो है कि पॉल्यूट भी नहीं करना है, और जो कि डिजास्टर जो होते हैं उससे जो है कि रेडी भी रहना है। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, और कौन सा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है कि बात कर रहा है कि ये लोकेटेड है हाई एल्टीट्यूडनल एरिया ऑफ द लद्दाख इन इंडिया। क्या ये लद्दाख इंडिया के हाई एल्टीट्यूड्स पे है? क्या स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है कि ये जो है कि जो ये रिजर्व है ये इंक्लूड करता है पिन वैली नेशनल पार्क और इसके सराउंडिंग एरियाज को। क्या ये सही है कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में आता है कि नहीं। तो जैसा कि जानिए ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें जो है कि हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका लद्दाख सही ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश। तो ये सोलली जो है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कि लाई करता है, मीन्स जो है कि हिमाचल प्रदेश में लिया जाता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को। बट ये जो है कि कुछ एरिया जो है कि लद्दाख के साथ भी शेयर होते हैं, मीन्स जो है कि इधर का नॉर्दर्न जो है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया है जहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसलिए थोड़ा जो है कि लद्दाख के कुछ हाई एल्टीट्यूडनेस एरिया में भी कवर होता है। तो यहाँ पे जो है कि पूछे आपसे ये कहाँ लाई करता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। बट सम पार्ट ऑफ दी नॉलेज आप जान लीजिए ये लद्दाख में भी थोड़ा जो है कि पार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा कि ये जो है कि कहाँ लाई करता है, ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। और ये जो है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट जो है कि वो सही है क्योंकि ये पिन वैली नेशनल पार्क और इसके सराउंडिंग एरिया को इंक्लूड करता है। और ये जो है कि यूनेस्को जो है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ हेरिटेज साइट में आता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है कि आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश से किस एरिया में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके एरिया में जो है कि फैला हुआ है। और जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी दो स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम रिकॉल करना चाहें तो हिमाचल प्रदेश के आप नेशनल पार्क को रिकॉल कर सकते हैं, जो कि 5 हैं। कौन कौन से हैं? इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयज नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयज नेशनल पार्क, और कौन सा है? खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क एज मेंशन इन दी वन ऑफ द ऑप्शन। एंड जो है कि लास्ट है सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क आप रिकॉल कर सकते हैं जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दी फॉलोइंग कंट्रीज, मींस हमें कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन मेंबर है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, EFTA के मेंबर कौन कौन से हैं। इसमें जो है कि ऑप्शंस में से कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या वो आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की लिechtenstein, जो है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
तो जो है कि इसमें जो है कि कौन कौन सी है, तो इसमें जो है कि 4 कंट्रीज जो है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में आती है, जो कि है हमारी आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है एंड लिंचेस्टीन है। तो ये जो है कि 4 कंट्रीज जो है कि आती हैं हमारे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में। फिर इसी के साथ जो है कि आप जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मींस एनबीआरआई के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज द वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या ये IR के अंडर है? एंड सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस लोकेशन मींस इट हेडक्वार्टर लोकेटिंग इन द न्यू दिल्ली। तो इसमें जो है कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी गलत है। ये जो है कि काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की इंस्टीट्यूशन है और ये जो है कि न्यू दिल्ली नहीं, ये जो है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में लाई करती है ये इंस्टीट्यूशन एनबीआरआई। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है कि यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन किस लिए बन जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एक जो है कि हमारा जो है कि बीटी कॉटन है। अभी इसमें जो है कि कुछ साल पहले ही, मतलब आई थिंक 2 ईयर अप्रॉक्स, ये जो है कि ईयर में अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है कि पिंक पिंक बॉलवर्म जो था, पिंक बॉल वर्म, उससे रेजिस्टेंस जो है कि जो है इंसेक्ट था, इससे जो है कि रेजिस्टेंस जो है कि करके बीटी कॉटन को रजिस्ट कर दिया गया है पिंक बॉलवर्म से। तो ये जो है कि एनबीआरआई ने ही हमारे किया था, तो इसलिए जो है कि ये सब इंस्टीट्यूशन जो है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट करता है सीएसआईआर के अंडर, सीएसआईआर आता है और यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी प्यारा लखनऊ, वो जो है कि इसकी हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे जो है कि दो स्टेटमेंट दो की पहली सही हो जाएगी और दूसरी गलत, तो आंसर हो जाएगा ए। तो ओनली वन इज करेक्ट और एक्सप्लेनेशन में छोटा सा पार्ट मैंने लगा दिया है। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट। एंड सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट ये क्या होते हैं? ये जो है कि एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हम इकोनॉमी में जब पढ़ते हैं तो इसमें जो है कि हम जो है कि अपना फाइनेंशियल चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें जो है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है कि एक इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे अदर की बात करते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर्स हो गए, टी बिल्स हो गए, तो ये भी जो है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है इसमें से करेक्ट कौन सी है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है कि इशू करते हैं, इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या जो है कि दूसरी स्टेटमेंट कह रही है ये जो है कि इशू होते हैं रेंजिंग फ्रॉम द 7 days to 1 year। और जो है कि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को यूज करके क्या आप कोलेटरल रख के इसको जो है कि बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम जो है कि इसको जो है कि इंडिया में ये अलाउ नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से आप जो है कि लोन नहीं ले सकते। बाकी ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। यहाँ पे जो है कि आंसर बी है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है कि शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको जो है कि इशू कर सकते हैं। और जो है कि मैच्योरिटी पीरियड इसका 7 days to 1 year होता है, पर इससे जबकि हम कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। तो इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है करेक्ट अबाउट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्टार मिसाइल। स्टार मिसाइल के बारे में जो है कि हमें कुछ जो है कि स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से पूछ रहा है इसके बारे में करेक्ट कौन सी है। तो जो है कि क्या ये एक इंडिजीनियस सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है जो कि डिजाइन की गई है टू स्टिमुलेट द रियल थ्रेट्स फॉर ट्रेनिंग इंडिया आर्म फोर्सेज। क्या ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि डेवलप की गई है स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए। क्या इंडिया की पहली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। क्या ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि ज्वाइंटली डेवलप की गई है फ्रांस से। तो ये स्टेटमेंट तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि हम जानते हैं ये सबमरीन लॉन्च जो है कि नहीं है। इसका जो है कि करेक्ट आंसर है ये जो है कि स्टार की फुल फॉर्म जो है सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है, जो कि डेवलप की गई है इंडिजिनियसली इंडिया के द्वारा। इट इज द हाई स्पीड टारगेट मिसाइल यूज टू स्टिमुलेट द रियलिस्टिक एरियल थ्रेट्स। तो ये जो है कि ऑप्शन ए जो है कि हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार मिसाइल की फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल्स हैं ये जो है कि इंडिया के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप की गई है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि न्यूज में रहा है किकाडस जो है कि जिसका जो है कि साइंटिफिक नेम क्या है, हेमीपेट्रा किकाडुइडिया, जो है कि ये जो है कि इसका नेम है। और ये जो है कि क्या इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या करेक्टली डिस्क्राइब करता है। जैसा कि हमने इसको जो है कि अपने प्रीवियस जो है कि लेक्चर्स में अपने करंट अफेयर लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है, जो कि एक लेक्चर मैंने शॉर्ट नोट्स का बनाया था उसमें भी, और बाकी जो है कि इसको प्लेसेस इन न्यूज़ वाले एक लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ पे ये मेंशन था कि किस एरिया में जो है कि ये जो है कि ज़्यादा फैल रहा है। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं और इससे जो है कि हम हॉलिस्टिकली अपने प्रीलिम्स के करंट अफेयर को कवर करते रहेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि किकाडस जो है कि क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको सही डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस है जो कि अडेप्ट करते हैं ट्रॉपिकल वेटलैंड्स को। क्या ये कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है जो कि फाउंड होते हैं वार्म या टेम्परेट रीजन में। क्या ये स्पीसीज है माइग्रेटरी बर्ड्स की जो कि हिमालयन रीजन में फाउंड होते हैं।
या जो है कि मरीन जो है कि क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस जो है कि इनहेबिटेटिंग कोरल रीफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि दे आर द कंस्पीशियस ग्रुप ऑफ द इंसेक्ट्स मोस्टली फाउंड इन द वार्म एंड टेम्परेट रीजन में, जो है कि हमारा जो है कि ये बहुत बायोडाइवर्सिटी रीजन है, जो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कॉन्फ्रेंस पे जो पड़ता है हमारा, ये केरला तमिलनाडु हो गया, तो ये यहीं पे केरला में देखा गया है सिसाडस, जो कि इसका करेक्ट आंसर ये है, ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है। तो हमने ये देख लिया। इसके बारे में जो है कि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कीकाडस जो है कि इंसेक्ट बिलोंगिंग टू दी सुपर फैमिली कीकाडोइडिया, जो कि मोस्टली अबंडेंट होते हैं वार्म एंड टेम्परेट क्लाइमेट्स एंड वेल नोन फॉर दी लाउड कॉज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल्स यूजिंग स्पेशल साउंड ऑर्गन कॉल्ड दी टिम्बल्स। टिम्बल्स जो है कि ये आप याद रख सकते हैं, जो हमारे यूपीएससी में इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स होता है, बिहेवियर एनिमल्स, उन पे जो है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये क्या टिम्बल्स क्या है, एसोसिएटेड है दिस इज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, जो कि बहुत लाउड वॉइस निकालते हैं, जो टेम्परेट और वार्म क्लाइमेट में रहते हैं। और वो जो है कि कहाँ पे है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द केरला वेरला वाला रीजन है, तो यहाँ पे। तो आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। इसमें जो है कि हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है एंड हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट इट इज द सर्वे कंडक्टेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये हमारे मिनिस्ट्री किसके अंडर जो है कि ये सर्वे किसके अंडर कंडक्ट हो रहा है, दिस मिनिस्ट्री, और बात कर रहे हैं क्या ये क्लीन एयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर आता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि इंदौर जो है कि रैंक फर्स्ट है मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज में इन द 2025 सर्वे। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज मुंबई जो है कि उसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट डिक्लाइन इन द पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 लेवल्स बाय द 2020 बाय 44% इन 2024 टू 25। तो इसमें जो है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें कि हमारा जो सेक्स वाइज सर्वेक्षण है वो एनुअली कंडक्ट होता है दिस प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर। और जो कि हमारी मिनिस्ट्री कौन सी कंडक्ट करती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इंदौर जो है कि फर्स्ट रैंक पाता है, जैसा कि इंदौर को जो है कि क्लीन सिटी का भी हमेशा अवार्ड मिलता है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ऐसे ही ये जो है कि क्लीन एयर का भी इसे मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। एंड मुंबई ने सबसे ज्यादा डिक्लाइन किया है PM 10 लेवल्स में, जो कि हमारे इस साल का सबसे लो है। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, जो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके अंडर जो है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अपने इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है CPCB, मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये याद रख सकते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप जो है कि ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया, इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि PVTGs है, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट ये जो PVTG है वो क्रिएटेड हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देवार कमीशन, देवार कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। यस, इट इज द कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द देवार कमीशन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। देन द स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द PVTGs। यस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जो है कि अपने ऑलरेडी जो है कि 5th और 6th शेड्यूल में इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल्स के बारे में बात की है, मीन्स ट्राइब्स के बारे में बात की है। बट जो है कि हमें जो है कि कुछ ट्राइब्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल, जो है कि डिक्लाइन हो रहे थे, इनका कल्चर की इथनिसिटी जो है कि डिक्लाइन हो रही थी। तो जो है कि हमने ये जो है कि देवा कमीशन बनाई थी, जिनके रिकमेंडेशन पे जो है कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को जो है कि फॉर्म किया गया। और इसका वन ऑफ द क्राइटेरिया ये था कि इनकी पॉपुलेशन जो है कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी। और इंडिया में जो है कि बात कर रहा है कि टोटल जो है कि 95 जो है कि PVTGs है, तो इंडिया में 95 नहीं 75 है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड एंड करेक्ट, तो आंसर हमारा ओनली 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो कि ये कमीशन का फॉर्म होती है 1960 टू 61 में जो है कि इस कमीशन को फॉर्म किया गया था, जहाँ पे क्राइटेरिया लिखे गए थे कि जो है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, या इनकी प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी रेट्स, या सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है कि ये सब क्राइटेरिया रखे गए थे। और यहाँ पे इंडिया के पास अभी 75 PVTGs है अक्रॉस दी 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कॉफी। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉफी बोर्ड हो गया, या कॉफी या टी बोर्ड, इन सब पे हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यही पे क्वेश्चन बात कर रहा है रिगार्डिंग द कॉफी, और इसमें से पूछा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मीन्स यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, करेक्ट नहीं पूछी गई है। तो ये बात कर रहा है कि इंडिया प्रोड्यूस 2 मेजर कॉफीज, जैसे जानते हैं अरेबिका एंड रोबस्टा, ये दोनों कॉफी प्रोड्यूस की जाती है।
एंड रोबस्टा कमांड्स ए हायर मार्केट वैल्यू ड्यू टू द माइल्ड एरोमेटिक फ्लेवर। क्या रोबस्टा जो है कमांड करता है हाई मार्केट वैल्यू ड्यू टू माइल्ड एरोमेटिक फ्लेवर? तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगी, क्योंकि ये रोबस्टा नहीं, ये अरेबिका जो है कि करता है हाईएस्ट मार्केट वैल्यू, जो कि इसका माइल्ड एरोमेटिक में जो टेस्ट है वो अरेबिका का जो है कि थोड़ा मार्केट वैल्यू हाई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वेलफेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड जो है कि इसको डील करती है, ये कॉफी बोर्ड इस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये दो स्टेटमेंट गलत हो गई। एंड थर्ड इज टॉकिंग अबाउट इसका हेडक्वार्टर जो है अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, तो नहीं, इसका हेडक्वार्टर हमारे कर्नाटक में है, बेंगलोर में है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो आंसर डी आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन में देखें तो जो है कि अरेबिका जो है कि हाईएस्ट मार्केट वैल्यू करती है ड्यू टू इस माइल्ड एरोमेटिक फ्लेवर। एंड जो है कि ये कॉफी बोर्ड जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सॉरी मैंने ट्रेड बोल दिया था, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। तो ये प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो है कि आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसका जो है कि बोर्ड जो है कि हमारे जो है कि बेंगलोर कर्नाटक में है, ना कि अराकू वैली जो कि आंध्रा का है। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा क्या बात कर रहा है, डीप विंटर हीट वेव इन दी अंटार्कटिका। मीन्स अंटार्कटिका रीजन में जो है कि डीप विंटर हीट वेव की बात कर रहा है। इससे जो है कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पोटेंशियल इफेक्ट, मीन्स जो है कि क्या पोटेंशियली इफेक्ट कर रहा है, इस स्टेटमेंट को देखना है और बताना है क्या क्या इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि डीप विंटर हीट वेव की वजह से इट कुड लीड टू द रिडक्शन इन द एंटार्क्टिक आइस शीट, रेजिंग द ग्लोबल सी लेवल्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अगर हीट वेव्स होगी और ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ जो है कि इट कुड लीड टू दी रिडक्शन, मीन्स ये जो है कि रिडक्शन कर सकता है एंटार्क्टिक आइस शीट, जो है अंटार्कटिक को जो है कि आइस शीट्स उनको पिघलाने के लिए, और जो है कि ग्लोबल सी लेवल्स जो है कि आइस पिघलेगी तो बढ़ेगा ही। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इट माइट डिस्टरप्ट द ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन सिस्टम विच रेगुलेट द क्लाइमेट। इट ऑल्सो जो है कि इम्पैक्ट, मीन्स जो है कि अगर ओशियन जो है कि राइज सी लेवल हो रहा है या ओशियन टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ओशियनिक करंट हो गया, इन सब के पैटर्न जो है कि चेंज होंगे, तो ये ऑल्सो डिस्टर्ब कर देगा। क्या ये स्ट्रेंथन करेगा पोलर वर्टेक्स लीडिंग टू द कोल्डर ग्लोबल टेम्परेचर? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पोलर वर्टेक्स क्या होता है, ये जो हमारा प्यारा सा ग्लोब है, तो ये वाले रीजन जो है कि पोल्स वाले, ये पोलर वर्टेक्स कहलाते हैं, जो कि कोल्ड एयर कंसिस्ट करते हैं एंड लो प्रेशर, मीन्स जो है कि ये लो प्रेशर को कंसिस्ट करते हैं, और जो है कि यहाँ कोल्ड एयर होती है, और ये हीट वेव की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको जो है कि वीक करता रहेगा, इसको जो है कि वीकन करते रहेगा, जिसकी वजह से जो है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। 1 and 2 करेक्ट है, तो ओनली 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो 1 and 2 आर दी करेक्ट, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया है। एंड थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज द हीट वेव जो है एसोसिएटेड विद द वीकनिंग, मीन्स ये स्ट्रेंथन नहीं करता है, ये हीट वेव वीकनिंग ऑफ द पोलर वर्टेक्स से जो है कि रिलेट करता है। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है जो ये सिल्क के बारे में, मींस टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, मींस इंडिया में कितने टाइप के सिल्क प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में डील कर रहा है। इससे स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया जो है कि यूनिक है प्रोड्यूसिंग ऑल 5 मेजर टाइप्स ऑफ द कमर्शियली इंपोर्ट सिल्क। और सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है कि जो मलबरी सिल्क है इज कंसीडर्ड अ वाइल्ड सिल्क वाइल द अदर आर कल्टीवेटेड सीड्स। तो जैसा कि यहाँ पे दो टाइप के सिल्क होते हैं, एक जो है कल्टीवेट, जिसे हम कल्टीवेट करते हैं, एक वाइल्ड सीड मीन जो है कि जो वाइल्ड एरिया में अपने आप जो है कि होती हैं, तो उन सिल्क की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जानते हैं कि हम जो है कि इंडिया में जो है कि सारे टाइप में जो है कि 5 ऑल मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क है जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। और जो है कि यहाँ पे मलबरी सिल्क है, ये जो है कि वाइल्ड सिल्क नहीं है, ये ओनली कल्टीवेटेड सिल्क है। बाकी अदर 4 है वो जो है कि वाइल्ड सीड है। आइए उन चारों के नाम हम जान लेते हैं, जो है कि नाम क्या क्या है। यहाँ पे जो है कि 5 जो है कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जो है कि सिल्कवॉर्म्स है, जो कि मलबरी, ओक तसार, ट्रॉपिकल तसार, मुग्गा और इरी। ये जो है कि पांचों तरह के सिल्क हमारे इंडिया में होते हैं, जिसमें से सिर्फ मलबरी सिल्क जो है कि कल्टीवेटेड सीड है सिल्क है, और बाकी सब जो हमारी है ओक, ट्रॉपिकल, मुगा एंड इरी, ये जो है कि वन्य सिल्क है। वन्य सिल्क मीन्स वाइड सिल्क, जो है कि आप जो है कि कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट की, मींस यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो यहाँ पे जो है कि पहला जो है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली साइट्स ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। क्या ऐसा है कि खाली जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा सही साइट जो है कि इंक्लूड की जा सकती है लिस्ट में? तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि यहाँ पे जो है कि नेशनल गवर्नमेंट के साथ साथ जो है कि कोई भी प्राइवेटली ओन्ड हो या प्राइवेटली मैनेज हो, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। जो है कि सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कंट्रीज कैन मॉडिफाई देयर टेंटेटिव लिस्ट बाय एडिंग और रिमूविंग द
साइट्स, यस कंट्री कैन जो है कि ऐड भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, जो कि टेंटेटिव लिस्ट से यूनेस्को की है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट final decision to be include a site on the World Heritage list is taken by the UNESCO World Heritage Committee. Yes, it is true कि जो कि फाइनल डिसीजन जो है कि ये जो है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि जो साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट की वो ऑटोमेटिकली रिसीव करती है यूनेस्को से फंडिंग। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है, क्योंकि वो जो है कि ऑटोमेटिकली जो है कि रिसीव नहीं करती है फंड, जो है कि अगर वो टेंटेटिव लिस्ट में आ गई है तो वो जो है कि कमेटी के द्वारा जो है कि अप्रूव होनी चाहिए, देन अदर फैक्टर्स को लेके तब आती हैं। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम फोर्थ से ही एलिमिनेट करना चाहे तो चारों को काट देंगे, तो ये हमारा आंसर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, सेकंड और थर्ड जो कि सही है। और ये तो बताया मैंने कि यहाँ पे जो कि नेशनल गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे प्राइवेट हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला जा सकता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। और ये जो है कि यहाँ पे जो है कि मैंने एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दिया है वही यहाँ पे लगा रखा है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में जो है कि एसेंशियल स्टेप है जो कि प्रोसेस करता है गेटिंग ए साइट इंस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे जानते हैं ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है यूनेस्को की, तो ये टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करना होता है, फिर जो है कि कमेटी उसको अप्रूव करती है, फिर वो जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। फिर उसके मेंटेनेंस के लिए वहाँ सर्वे होते रहते हैं, उनके लिए फंड वंड आते रहते हैं। और जो है कि यहाँ पे देख लिया कि कोई भी जो है कि आपकी प्राइवेट ओन हो या मैनेज बाय लोकल और स्टेट गवर्नमेंट हो तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो कि करेक्ट थी, जो कि वो कोई भी कंट्री जो है कि अपने जो है कि स्टेट में ऐड और रिमूव कर सकती है साइट्स को। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट जो है कि यूनेस्को जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फाइनल डिसीजन मेक करता है। कौन सी कमेटी? वर्ल्ड हेरिटेज की जो कमेटी होती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, वो जो फाइनल लिस्ट करती है। देन फोर्थ स्टेटमेंट जो है कि आप जो है कि खाली टेंटेटिव लिस्ट में ऐड होने से फंडिंग नहीं मिलती है, उसमें जो है कि और सारे नॉमिनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सब जो है कि ग्रांट एप्लीकेशन, इन सब पे भी जो है कि एप्लीकेशन जो है कि अप्रूव होने के बाद फंड एलोकेट होता है। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है नेशनल टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए एंड टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, और पूछा है यहाँ पे क्या, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो क्या जो है कि एनटीसीए जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एनटीसीए रिस्पॉन्सिबल है फंडिंग और मॉनिटरिंग ऑल टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट इज इट एस्टैब्लिश अंडर मींस जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है कि पावर करता है क्या, मींस जो एनटीसी को अथॉरिटी देता है टू डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द पोचर्स एंड इलीगल एनक्रोचर्स। तो ये जो है कि तीन स्टेटमेंट है। जैसा कि जानते हैं कि एनटीसीए जो है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारा आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी है, उसके अंदर जो है कि हमारे जो है कि एनिमल हस्बेंड्री से जो है कि रिलेटेड बात की गई है, और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दी एनिमल्स, इन सब पे बात की गई है। तो जो है कि ये इसके अंदर नहीं आता है। ये जो है कि एक लॉ से एस्टेब्लिश बॉडी है, जो कि हमारे जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है कि बनाई गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, ये एनटीसी रिस्पॉन्सिबल है फंडिंग और मॉनिटरिंग ऑल द टाइगर रिजर्व, ये स्टेटमेंट सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कि एनटीसीए को नहीं देता है, ये जो है कि वर्ल्ड जो है कि हमारी वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है, वो जो है कि इसको मैनेज करती है, में जो है कि हमारे डायरेक्ट एक्शन लेती है प्रोचर और इलीगल एनक्रोचर के उसमें। तो इसमें जो है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो दो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो टू आंसर हो जाएगा इसका। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बी आंसर हो गया, इसमें से दो स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है कि डायरेक्ट जो है कि एनफोर्समेंट टू द पावर अगेंस्ट दी प्रोचर, और जो है कि इंक्रोचर जो है कि हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लेता है टू कॉम्बैट दी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। और जो है कि पहला स्टेटमेंट जो है कि जैसा देख सकते हैं, ये जो है कि एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जिसके सेक्शन इस एक्ट के सेक्शन 38L में जो है कि ये बात की गई है। तो यहाँ से आप एक बार ब्रीफली इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है, ये भी जो है कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो है कि स्टेटमेंट दी गई है और बताना है हमें कि क्या पहली स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड सेकंड इज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट करेक्ट। और जो है कि दूसरा जो है कि ऑप्शन ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो है कि सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है कि डेजिग्नेशन ऑफ द टाइगर रिजर्व इंक्लूड बोथ कोर जोन एंड बफर जोन। अब ये कोर जोन और बफर जोन क्या है? कोई भी हम अगर कोई भी टाइगर रिजर्व या कोई भी हैबिटेट जो है कि कर रहे हैं, तो कोर जोन जो होता है उसके बीच में जो है कि बनाया जाता है, मींस बीच में, या बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है जहाँ पे कोर जोन, जहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स भी बोल सकते हैं। मींस यहाँ पे जो है कि कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, यहाँ पे बिल्कुल हाई प्रोटेक्शन होगा। मींस यहाँ पे
बिल्कुल प्रोटेक्टेड टाइगर्स जो है कि रहेंगे, मीन जो है कि यहाँ पे अदर डिस्टर्बेंस नहीं आ सकती है। बफर जोन वो होता है, इसके साइड में ही बफर जोन बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोकल कम्युनिटीज भी रहती हैं जो वहाँ पे पास में रहेंगे और उनको कुछ सर्टेन एक्टिविटीज अलाउ होती है इस जोन में। तो यहाँ पे जो है कि नहीं अलाउ होती है, यहाँ पे होती है। तो यही होता है कोर जोन एंड बफर जोन। तो कह रहा है कि ये डेजिग्नेट करता है, डेजिग्नेशन ऑफ द टाइगर रिजर्व इंक्लूड बोथ कोर जोन एंड बफर जोन टू बैलेंस द कंजर्वेशन एंड द लोकल लाइवलीहुड। तो यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बफर जोन जो है कि क्रूशियल है बिकॉज दे अलाउ sustainable land use practices while protecting the integrity of the core area. Yes, it is also correct statement, क्योंकि बफर जोन जो है कि वहाँ पे जो कि लोकल कम्युनिटीज हैं उनके ही हेल्प से जो है कि हमारा जो है कि एनटीसीएन की कुछ हेल्प लेता है और जो है कि कोर जोन को भी मैनेज करता है। तो ये जो है कि इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड इज डिस्क्राइबिंग फर्स्ट करेक्टली। तो यहाँ पे जो है कि यही जो है कि इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप, और इसके बारे में हमें स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इवेंट जो है कि एनुअली जो है कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी से। सेकंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो 2025 का चैंपियनशिप हमारे न्यू दिल्ली में हुआ है, इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट इवेंट हेल्ड इन दी एशिया। मीन्स जो है कि न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ है, तो क्या क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है हेल्ड एशिया में, ये बात कर रहा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ द पैरा एथलीट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द स्टॉक मैंडेविले गेम, जो कि इस गेम जो है कि स्टोक मैंडेविले गेम्स जो है कि रिलेट करता है, जो कि इनिशिएट किया था फॉर द वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में जो भी चीफ वेटरन्स थे उनके लिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट, क्योंकि ये एनुअली नहीं होता है, ये बाइनली होता है। बाइनली मीन्स हर 2 साल पे जो है कि इसको कंडक्ट कराता है कौन, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो था ये जो है कि यहाँ तो सही है कि मीन्स 2025 का न्यू दिल्ली में तो हुआ है, पर इट इज नॉट द फर्स्ट इवेंट इन द एशिया, क्योंकि इससे पहले जो है कि जापान में हो चुका है, या जो हमारी अरेबियन कंट्रीज है वहां पे यूएई में भी इसको कंडक्ट कराया जा चुका है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये जो है कि ट्रेस बैक टू दी स्टॉक मैंडेविले गेम्स से जो है कि इसकी बैकिंग आती है, और ये जो है कि इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स के इनिशिएटेड बाय द देश। तो यहाँ पे जो है कि 2 स्टेटमेंट जो है कि गलत है। तो करेक्ट कौन सी है, ए, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। ये जो है कि बाइनली जो है कि कंडक्ट कराया जाता है, बाइनली जो कि हर 2 साल में कंडक्ट कराया जाता है, किसके द्वारा, अपने इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है कि ये कराती है। जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट जो है कि बात करता है ये जो है कि न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुआ था, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है अपने इंडिया के लिए, क्योंकि हमने ये होस्ट किया है। इससे पहले जो है कि 2024 में जो है कि जापान में हुआ था, और दुबई में जो है कि यूएई में 2019 में हो चुका है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत था। एंड थर्ड जो है कि इसके रूट्स जो है कि स्टॉक मैंडेविले गेम्स से आए थे, जो कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुए थे 1948 में बाय सर लडविग गुटमैन फॉर द ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कि उनकी स्पाइनल इंजरीज हो गई थी, जो भी वेटरन्स लड़े थे, तो उनको जो है कम्पनसेट करने के लिए ये जो है कि गेम स्टार्ट की गई थी। तो इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दी डुगोंग। डुगोंग जो है कि नथिंग एल्स बट जो सी काउज होती हैं, सी काउज, उनको डुगोंग बोलते हैं। इसके बारे में जो है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो ये हमें बताना है। तो इट इज द ओनली स्ट्रिक्टली हार्बीवोरस मेराइन मैमल इन द एग्जिस्टेंस। क्या ये ओनली रिस्ट्रिक्टेड जो है कि मेराइन एनिमल्स है क्या? और बात कर रहा है ये कि इसकी पॉपुलेशन जो है कि एक्सक्लूसिवली फाइंड की जाती है पाल्क बे और द गल्फ ऑफ मन्नार में। और थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट ये बहुत ही हाईली रिप्रोडक्टिव रेट है इनका, विच हेल्प इस पॉपुलेशन रिकवर क्विकली फ्रॉम द थ्रेट्स। एंड फोर्थ इज टॉकिंग अबाउट इस आईयूसीएन स्टेटस, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन कौन सी है, तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है कि इसका स्टेटस वनरेबल है, इट इज वनरेबल, जो कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एंड सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि इनका जो है कि रिप्रोडक्टिव रेट जो है इट हैज वेरी लो रिप्रोडक्टिव रेट, जिसकी वजह से बहुत सारी इनके जो है कि मीन्स कह लें या जो पेरेंटल यहाँ पे तो नहीं, पर जो है कि इनके जो कि रिप्रोडक्शन रेट जो है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि पेरेंटल जो है कि कंसर्न एक होता है इनका। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और ये जो है कि बात कर रहा है क्या ये इंडिया में एक्सक्लूसिवली पाल्क बे मीन्स जो है कि अपना ये वाला एरिया है श्रीलंका, और ये वाला यहाँ पे पाल्क बे और पाल्क स्टेट है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क बे है, तो यहाँ पे नहीं, ये जो है कि गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एंड जो है कि इट इज ओनली स्ट्रिक्टली हार्बीवोरस मेराइन एनिमल, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है कि पहला स्टेटमेंट जो है कि सही है, जो कि डुगोंग जो है कि ओनली मेराइन जो है कि एनिमल है, जो कि हार्बीवोर है,
जो कि प्राइमरली सी ग्रास पे फीड करते हैं। और ये बाकी स्टेटमेंट गल्फ है, क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार के साथ साथ मालदीव के साथ गल्फ ऑफ कच्छ में भी और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पाए जाते हैं। एंड जो है कि इनका जो है कि लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है, जो कि कैरेक्टराइज करते हैं लॉन्ग काल्मिंग इंटरवल्स एंड सिग्निफिकेंट पेरेंटल इन्वेस्टमेंट भी, जो है कि इनको जो है कि बहुत ज्यादा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मेल फीमेल को, तब जाके जो है कि इनकी रिप्रोडक्शन की पॉपुलेशन जो है कि मल्टीप्लाई होती है। और यहाँ पे जो है कि इसका क्रिटिकल एंडेंजर नहीं है, ये जो है कि वनरेबल जो है कि IUCN रेड लिस्ट में है। तो हमने ब्रीफली देख लिया। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दी डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन दी पाल्क बे, जो कि पाल्क बे में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व खोला गया है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है और बताना है हमें कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सही नहीं, हमें गलत बताना है। तो क्या ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द 1986? तो ये पहली चीज जान लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जो है कि स्टैब्लिश होती है ना, वो होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द 1972, क्योंकि यही जो है कि अथॉरिटी और एम्पावर करती है इसको टू ऑर्गेनाइज और टू फॉर्म दी सच ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेशन रिजर्व, या कोई जैसे NTCA जैसी बॉडी बनानी हो, तो ये खाली हमारी इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एम्पावर है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। The next statement is talking about the IUCN recognition of the reserve highlight its global model for the top down and state enforced conservation। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये जो है कि हाईलाइट जो है कि टॉप डाउन और स्टेट एनफोर्स कंजर्वेशन का मतलब हो गया, मीन्स जो है कि ऊपर से नीचे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में, और जो है कि स्टेट जो है कि खाली इन्फोर्स करेगा, कंजर्व करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसा कि हम ऊपर अभी कोर जोन और बफर जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, कोर जोन और बफर जोन, तो बफर जोन में जो लोकल कम्युनिटीज रहती हैं, उनकी हेल्प से ही ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व में जो है कि बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे जो है कि लोकल कम्युनिटीज को भी इंक्लूड किया जाता है फॉर हेल्पिंग एंड कंजर्विंग दी कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व हो या कोई भी जोन हो, मीन जो है कि बफर जोन या कोर जोन। तो ये यहाँ पे जो है कि ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देन जो है कि सी ग्रास बेड प्रोटेक्टेड बाय द रिजर्व आर एक्सक्लूसिवली बेनिफिशियल टू द डुगोंग एंड हैव नो सिग्निफिकेंट कमर्शियल वैल्यू। तो ये जो है कि गलत है, ये जो है कि एक्सक्लूसिवली बेनिफिशियल नहीं है, मीन्स ये इनकी फीडिंग स्टॉक है डुगोंग्स के लिए, पर जो है कि इसके अदर भी कमर्शियल एप्लीकेशंस है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर फॉर्म होता है, जो कि प्राइमरी लेजिस्लेशन है, स्टैब्लिश करता है प्रोटेक्टेड एरिया और वाइल्ड लाइफ को। एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये जो है कि हमारे लोकल फिशिंग कम्युनिटीज के भी हेल्प लेके जो है कि इस इनिशिएटिव को सक्सेस रिलाई करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये डुगोंग्स के लिए फूड तो है, बट जो है कि ऑल्सो सपोर्ट दी कॉमर्शियल फिश क्रैब श्रिम्प एक्टिविटीज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत था। तो हमने ब्रीफली देख लिया एक और क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अभी रिसेंट जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारा बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दी फेक वोट्स, एंड जो है कि बहुत सारे इस पे जो है कि फेक वोट्स के जो है कि एलिगेशंस लगाए गए हैं, इनके जो है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे लगाए गए। तो इस पे जो है कि अभी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है टू रिफॉर्म दी इंक्लूड कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन दी EVM बैलेट पेपर्स, मीन जो है कि EVM जो बैलेट पेपर्स है उस पर जो है कलर्ड फोटोग्राफ लाने की बात की गई है। तो ऐसा क्यों ही किया जाएगा, क्योंकि ये जो है कि हमारे वोटर के क्लियरिटी को रिड्यूस कर देंगे। मीन सभी जो है कि ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, तो उसको जो है कि कलर कर दिया जाएगा कि एनहेंस कर सके वोटर क्लियरिटी और रिड्यूस द कंफ्यूजन स्पेशली इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द कैंडिडेट हैविंग सिमिलर नेम्स। मीन जो है कि बहुत सारे सिमिलर नेम्स होते हैं, जैसे राम नाम, जैसे विलेजेस में देखें तो राम नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, श्याम नाम के बहुत ही कॉमन से नेम मिलते हैं। तो अब वहां पे जो है कि एक छोटी सी फोटो होती है उसमें, क्योंकि आप देखिए उस लिस्ट का मैं एक परफॉर्मा बनाऊं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और ये बहुत सारे सेक्शन होते हैं। एक ही में जो है कि कम से कम अप्रोक्स 14 to 16 नेम होते हैं। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं, पर ये अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ। और यहाँ पे उसके नाम डिटेल, फादर्स नेम, और यहाँ बहुत छोटी सी फोटो होती है, तो वो जो है कि क्लियर नहीं दिखती है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो उसको कलर किया जा रहा है उस फोटो को कि वो कलर हो जाए, तो जिसके वजह से जो है कि ये थोड़ा इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ऊपर मैंने बता दिया है इसका डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द टेंटलम। टेंटलम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पूछा है कि टेंटलम जो है कि हमारा एक जो है कि रेयर अर्थ मेटल है, इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बात कर रही है, टेंटलम इज ए रेयर अर्थ मेटल विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो जो है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक रेयर अर्थ मेटल है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और जो है कि कोरोजन रेजिस्टेंट है। फिर जो है कि दूसरा है, ये प्राइमरीली यूज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यू टू इज एबिलिटी टू एनहेंस द क्रॉप यील्ड्स। तो ये जो है कि प्राइमरीली यूज हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे हम एक गेस वर्क लगाते हैं कि हाँ यार ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, तो क्या
जो प्लॉग्स हो गए बनाने में, और जो है कि रोटावेटर, ये सब जो है कि आयरन के ही इम्प्लीमेंट्स बनते हैं एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। ये जो है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और कोरोजन है, तो इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस और इन सब चीज़ों में किया जाता है, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं यूज है इसका। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट इंडिया का जो है कि इम्पोर्ट्स होता है ऑलमोस्ट ऑफ ऑल इट्स टेंटलम मेनली फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो डीआरसी है इट इज एनरिच इन दी दिस रिसोर्स, टेंटलम जो है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनरिच है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बी इसका यहाँ पे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, सॉरी। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक जो है गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं ए आंसर हो गया। एंड पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो कि रेयर अर्थ मेटल है, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस और जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ना कि एग्रीकल्चर में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर में नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और मेडिकल एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाएगा। और थर्ड जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि डीआरसी के पास जो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टेंटलम इन दी वर्ल्ड है। तो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि एक फिनोमिना दिया गया है। क्या फिनोमिना ये डिस्क्राइब कर रहा है, कि फिनोमिना की ये बात कर रहा है, तो ये मूवमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल मैराइन स्पीसीज टुवर्ड्स द पोल ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स। मींस जो है ये ग्लोब बनाया जाए तो ये हमारा इक्वेटर है, और जैसा कि यहाँ पे जानते हैं कि ये हम बना दें रफली साउथ अमेरिका, ना नॉर्थ अमेरिका बना दें, और यहाँ पे जो है कि अफ्रीका अफ्रीका हो गया, फिर से ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे, और ये मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ से जो है कि बहुत सारे जो है इक्वेटर वाले जो मैरीन स्पीसीज है वो टुवर्ड्स दी पोल जो है कि मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मरीन ट्रॉपिकल स्पीसीज टुवर्ड्स दी पोल्स जो है कि मूव कर रहे हैं ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर में। जो है कि जानते हैं कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट की वजह से ये जो है कि ट्रॉपिकल टेम्परेचर जो है कि राइज कर रहे हैं। तो यहाँ से स्पीसीज जो है कि वो मूव करती जा रही हैं पोल्स की तरफ, मीन्स पोल्स की तरफ मूव कर रही हैं। तो इस प्रोसेस को जो है कि इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या पोलर इम्प्लीफिकेशन कहेंगे, या ओशियन फर्टिलाइजर, या फर्टिलाइजेशन, या मरीन हीट वेव्स, या ट्रॉपिकलाइजेशन। जो है कि मरीन हीट वेव्स तो हम ऊपर से पढ़ के आए, जो नथिंग जो है कि ये जो है कि क्या हीट वेव्स है, जो डीप सी हीट वेव्स है, तो ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये दोनों नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकलाइजेशन, मींस ट्रॉपिकलाइजेशन। तो आइए ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जिससे कि हम जान रहे हैं ट्रॉपिकलाइजेशन जो है कि टर्म जो है कि डिस्क्राइब करता है मास मूवमेंट ऑफ द मरीन लाइफ वेयर द ट्रॉपिकल मरीन स्पीसीज मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ड्यू टू राइजिंग सी टेम्परेचर, जो कि हमारे कॉज कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो फिनोमेना है इट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और इम्पैक्ट ऑन द ओशियन इकोसिस्टम। यहाँ पे जैसे एज वार्म वाटर वार्म स्पीसीज जो होती है वो अडेप्ट होती है ट्रॉपिकल कंडीशन की वजह से एंड एक्सटेंड देयर रेंज टुवर्ड द हायर एल्टीट्यूड, वाइल जो स्पीसीज जो है वाइल टेम्परेट स्पीसीज रिट्रीट कर जाती हैं। एंड द शिफ्ट कैन प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम, अल्टरिंग फूड वेब्स, स्पीसीज इंटरेक्शन एंड पोटेंशियली इंपैक्टिंग द फिशर्स एंड द कोस्टल इकोनॉमी। ये जो है कि इसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं। एंड ट्रॉपिकलाइजेशन जो है कि क्लियर इंडिकेटर ऑफ द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड हाईलाइटेड द नीड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटजी टू मिटिगेट, मींस जो है कि हमें इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे जो कि अडेप्ट करें चेंजेस इन अवर ओशियन। तो ये इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस डिस्कशन का। लास्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, जो कि बॉर्डर विंग होमगार्ड्स पे बात कर रहा है, क्योंकि हमें याद है कि आपको जो है कि याद होगा 2023 या 2023 के पेपर में ही होमगार्ड्स पे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अगर ये न्यूज में है तो ये हमारा पढ़ना बनता है, नहीं तो हमारे प्रीलिम्स में ये चीजें आ जाती हैं। तो ये पढ़ लेते हैं हम, जो कि बॉर्डर विंग होमगार्ड्स जो है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। व्हाट ऑफ द स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है दे आर द कंपोनेंट ऑफ द रेगुलर इंडियन आर्मी और आर रिक्रूटेड थ्रू दी सेम प्रोसेस, मीन जो है कि रेगुलर इंडियन आर्मी के कंपोनेंट है और उससे सेम प्रोसेस से रिक्रूट होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है कॉस्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग मेंटेनेंस इज एंटायरली बोर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो जो है कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है कि इसके सारी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस को देखती है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि प्राइमरी रोल करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर के बाय सपोर्टिंग द रेगुलर फोर्सेज ऑफ द बॉर्डर एरिया। तो इसमें से जो है कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि ये जो है कि फोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी वॉर वाली सिचुएशन या कोई हैवी मीन्स जो है कि इंडियन आर्मी को नीडी सिचुएशन आती है, तो ये जो है कि बॉर्डर विंग होमगार्ड, क्योंकि ये वहीं पे रह रहे हैं, मीन्स जो है कि आर्मी के साथ ही इनका सारा काम है कि जो भी कुक्स होते हैं या हेल्प्स होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वो जो है कि फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है इन दी नीड ऑफ आर जो है कि वॉर लाइक सिचुएशन में। तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड जो है कि सेकंड जो है कि स्टेटमेंट जो है कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कुछ शेयर जो है कि अराउंड 20 to 25%, जो कि अभी हम मैं एक्सप्लेनेशन में करेक्टली बता दूंगा, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों बियर करते हैं। एंड ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये रेगुलर इंडियन आर्मी से नहीं होते और ना ये सेम प्रोसेस से रिक्रूट करते हैं, ये वॉलेंट्री होता है, इसे वॉलेंट्री बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है। तो ये इसमें जो है कि वन स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली ए, तो हमारा ए जो है कि करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो ये बॉर्डर विंग जो है कि गार्ड होम गार्ड फोर्स है, ये वॉलेंट्री ऑक्सिलरी फोर्स है जो कि ना कि रेगुलर आर्मी से आते हैं। ये जो है कि लोकल सिविलियंस होते हैं, जो वहाँ के लोकल सिविलियंस और पॉपुलेशन वहाँ जो है कि वॉलेंट्री बेसिस पे इनको लिया जाता है। और ये जो है कि एक तरह से हमारे जो है कि इंडियन आर्मी के फोर्स मल्टीप्लाई तो करते हैं और जो है कि ब्रिज भी गैप बिटवीन दी मीन जो है कि वहाँ आर्मी और जो लोकल कम्युनिटीज के बीच का गैप भी ये लोग ब्रिज कर देते हैं, मीन जो है कि इस गैप को भी मेंटेन कर देते हैं। और जो है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और जो है कि बहुत सारे इसके जो है कि बेनिफिट्स है, तो ये भी याद रख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो है कि मैंने ऊपर 20 अप्रोक्स लिखा था, यहाँ पे जो है कि 25% जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बियर करती है, रिमेनिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आप याद रख सकते हैं अबाउट दी बॉर्डर विंग होम गार्ड्स। तो यहाँ पे जो है कि ब्रीफली हमने अपने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। और जो है कि अगर ये आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो और ये सीरीज जो है कि हमारे पूरे प्रीलिम्स तक जो है कि 2026 के लिए ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है कि बनाई जाएगी इस चैनल पे। इसी तरीके से जो है कि सारे करंट अफेयर को जो है कि कवर किया जाएगा ऑन दिस पैटर्न। और जो है कि और भी जैसे मैंने बताया था पिछले सेशन में भी मैंने बात किया था कि ऐसे जो है कि 3 से 4 या 2 से 3 सेशन में एमसीक्यू करेंगे जो इस लेवल के होंगे, इससे कुछ टफ लेवल्स के भी कर सकते हैं। एंड जो है कि कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल जो है कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आप इस चैनल को जो है कि डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कि करंट अफेयर की सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी ही। और जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ की जो है प्लेसेस इन न्यूज़, जिसमें जो है कि हम अपने ज्योग्राफी के मैपिंग को जो है कि बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर चुके हैं। जैसे कि आप वो सेशन देखिए, वहाँ पे हम जो कि कोई भी प्लेस न्यूज़ में रहती है हम उसको तो पढ़ते ही हैं, पर वहाँ के स्टैटिक पोर्शन को भी हम वहाँ के रिवर, माउंटेन्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज इनको भी याद कर लेते हैं। तो ये 2 सीरीज जो है कि हमारे प्रीलिम्स के लिए जो है कि कंटिन्यूस चल रही है। और आते समय के साथ साथ हम जो है कि रिवीजन मैराथन्स भी करेंगे। जैसा कि एक चैनल पे जो है कि मैंने एंशिएंट का मैराथन डाल रखा है, तो आप जो है कि वो भी जो है कि प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। अगर ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल में फॉर मोर यूजफुल कंटेंट। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।